की कहानी की ओर। दोस्तों, तेज तूफान और बारिश के आने का संकेत। ऊपर से मैं एक ऐसे इलाके में था जहाँ ठंड की भरमार थी। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में एक अकेला बंदा था जो दूर दूर तक ट्रैवलिंग के लिए मैं खड़ा था। मेरे बाकी के सारे दोस्त आगे निकल चुके थे, यानी कि सब अपने घर की तरफ चल चुके थे। मैं अपनी गाड़ी लेकर घूमने की फिराक में था। दरअसल हम सभी दोस्त अपने मिशन को पूरा करने के बाद अब घर के लिए निकल रहे थे, लेकिन बीच में मेरा दिमाग ही बदल गया। तभी मैंने सोचा कि हिमाचल में थोड़ा घूम लेते हैं। मेरे साथ मेरे पत्नी का भाई यानी कि मेरा साला भी था। हम दोनों दोस्त भी काफ़ी अच्छे थे, जिस वजह से हमने सोचा कि हम दोनों थोड़ा घूमने के बाद घर के लिए निकल ही जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में ठंड का जमावड़ा होना एक आम बात है। यहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड रहती है। वैसे भी रात हो चुकी थी और रुकने के लिए हमें किसी अच्छे स्थान की ज़रूरत थी। और इस पहाड़ के इलाके में मुझे तो दूर दूर तक कोई भी अच्छी जगह नज़र ही नहीं आई। फिर मैंने सोचा कि शायद बगल में कोई ढाबा बना होगा तो हम वहीं पर रुक जाएंगे। हम काफ़ी देर तक तो नेशनल हाईवे पर चलते रहे, लेकिन उन घाटियों के बीच हमें अभी तक कोई भी ढाबा नजर ही नहीं आ रहा था। ऊपर से पेट में भूख ने तड़ातड़ी मचा रखी थी। नेशनल हाईवे होने के बावजूद भी ना तो वहाँ पर कोई ढाबा नजर आ रहा था और न ही किसी रेस्टोरेंट का कोई ठिकाना मिल पा रहा था। मैं और अर्जुन हम दोनों कुछ देर के बाद जब एक घाटी के करीब से गुजर रहे थे तो मैंने देखा कि वहाँ पर हल्की हल्की रोशनी दिख रही थी। रोशनी का मतलब तो यही था कि या तो वहाँ पर कोई ढाबा बना हुआ है या फिर कोई रेस्टोरेंट होगा। वैसे भी नेशनल हाईवे पर कोई रेस्टोरेंट तो होता ही है। फिर मैंने अर्जुन को गाड़ी रोकने को कहा तो अर्जुन ने भी सही समय पर गाड़ी का ब्रेक लगाया और उसके बाद हम दोनों नीचे उतरकर उस रेस्टोरेंट की तरफ चल पड़े। दूर से देखने पर मुझे ऐसा लग रहा था मानो वो कोई चाय की दुकान हो, क्योंकि वो बहुत छोटी थी। लेकिन जैसे जैसे हम उसके करीब जा रहे थे तो उसके ऊपर राम बाबा का ढाबा नाम लिखा हुआ था। और जब हमने उसे बेहद करीब से देखा तो हमने पाया कि यह दिखने में तो बहुत पुराना ढाबा लग रहा था और अंदर से खाने की महक भी बहुत ही खूबसूरत आ रही थी, जिससे पेट में और भी ज़्यादा भूख लग रही थी। बाहर की तरफ टेबल की सुविधा थी तो मैं अपने साले साहब के साथ टेबल पर बैठ गया और उसके बाद खाने का इंतज़ार करने लगा। काफ़ी देर तक कोई भी बाहर नहीं आया और हैरान की बात तो ये थी कि हमने अभी तक उस जगह पर किसी को घूमते हुए नहीं देखा। इतना बड़ा ढाबा होने के बावजूद भी यहाँ कोई मौजूद क्यों नहीं है, ये मेरे दिमाग में तो था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि इतनी घनी रात होने के कारण आसपास में कोई आता जाता ना हो, या फिर यूं कहें कि इतनी रात को यहाँ किसी का आगमन ही ना हो। समय के साथ साथ मेरे दिल की धड़कन भी तेज हो रही थी। तभी उस ढाबे के अंदर से मुझे एक वेटर अपनी तरफ आता हुआ नजर आया और उस वेटर को देखकर मुझे राहत तो मिली। वो सबसे पहले मेरे पास ही पहुंचा और मेरे हाथ में एक कार्ड थमाते बोला कि आप अपना ऑर्डर लिख दीजिए, मैं आपके लिए खाने की सुविधा कर देता हूँ। कार्ड में देखकर मैंने भी अच्छे खाने का ऑर्डर कर दिया और फिर हम दोनों आपस में बात करने लगे। इस बीच अर्जुन ने कहा, आपको नहीं लगता यहाँ पर कुछ अजीब सा है? फिर वो वेटर जल्दी से खाना लेकर हमारे पास आ गया और वो बोला, सर आप जल्दी से खाना करके यहाँ से निकल जाइए, यहाँ ज़्यादा देर तक रुकना आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। वैसे भी इस वीरान इलाके में रात के समय कोई आने की हिम्मत भी नहीं करता। बस आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ किसी अनजानी ताकत का वास है जो कभी भी इंसान को ख़त्म कर सकती है। पता नहीं क्यों, लेकिन उस आदमी की बातों में मुझे इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ी लग रही थी कि मैं खुद शब्दों में बयान नहीं कर सकता। फिर मैंने सोचा कि हम जल्दी से खाना खाकर निकल लेते हैं। फिर मैं और अर्जुन जल्दी जल्दी खाना खाने लगे और वो वेटर पता नहीं क्यों लेकिन घबराया हुआ लग रहा था। कस्टमर होने के नाते शायद वो हमारे सामने खुलकर बोल नहीं पा रहा था। हम दोनों ने सही समय पर खाना तो कर लिया, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हमारी सोच से परे था। अचानक ही तेज हवा का झोंका और आंधी का आगमन होने लगा। तभी हमने जल्दी से बिल चुका दिया और गाड़ी की तरफ निकलने लगे। लेकिन तभी पत्थरों के बीच में से किसी के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। ये आवाज़ मुझे इतनी ज़्यादा डरावनी लग रही थी कि मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये आवाज़ किस तरफ से आ रही है। डर का एक अलग ही एहसास था उस वक्त। इतनी घनी रात में इस सुनसान जगह में इस तरह की आवाज़ आना एक इंसान को बहुत आसानी से डरा देती है। जो ढाबा कुछ देर पहले हमें खुला हुआ दिख रहा था, अब उसके सामने भी ताला लटका हुआ था, यानी कि वो बंद हो चुका था।
कुछ देर पहले जहां आसमान में तारे दिख रहे थे, तो अब वहीं पर सब कुछ एकदम तूफान और बारिश की भेंट चढ़ गया था। तभी मैं और अर्जुन दोनों गाड़ी में चढ़ गए और वहां से निकलने लगे, लेकिन पता नहीं अब गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। एक नई बड़ा अब हमारे गले जो पड़ गई थी। अर्जुन ने कहा, आप रुकिए, मैं अभी गाड़ी का बोनट खोलकर चेक करता हूँ। फिर अर्जुन गाड़ी से नीचे उतरा और बोनट की तरफ चल दिया। अर्जुन जैसे गाड़ी के पास पहुंचा तो पता नहीं कैसे, लेकिन अचानक ही उसका शरीर एकदम से ठंडा पड़ने लगा। उसे अपने शरीर में ऐसा एहसास हो रहा था मानो वो उल्टी करने वाला है। इसी बीच मैं भी अपनी गाड़ी से नीचे उतर गया ताकि मैं देख सकूं कि गाड़ी के आगे क्या दिक्कत है। और जब मैं बाहर निकला तो आंधी और बारिश दोनों ही कहर बनकर वहां पर मंडरा रहे थे। तभी अर्जुन ने बताया कि गाड़ी का एक वायर जल चुका है, जिस वजह से गाड़ी का चल पाना अब नामुमकिन है। कुछ देर के बाद अर्जुन वायर को ठीक करने में लग गया, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि हमारी गाड़ी का दरवाजा एकदम से खुल गया है और कोई हमारी गाड़ी के अंदर बैठ गया है। पर मैं अर्जुन के पास बोनट के पीछे था तो गाड़ी ठीक से नजर ही नहीं आई। और फिर जब मैं गाड़ी के अंदर पहुंचा तो मैंने देखा कि गाड़ी के अंदर लंबे लंबे जूते पहने एक आदमी बैठा हुआ था। इस तरह बिना पूछे आखिर कौन गाड़ी में बैठ जाता है। मैं उस आदमी के पास पहुंचा और उसे बोला, अरे भाई साहब, ये गाड़ी तो हमारी है, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है, हो सकता है आपकी गाड़ी कोई अगल बगल में हो। अभी मैं उस आदमी से बातें ही कर रहा था कि अर्जुन ने मुझे आवाज़ देते हुए कहा कि गाड़ी को स्टार्ट कीजिए। और इस बार जब मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया तो पहली बार में ही गाड़ी स्टार्ट हो गई। और उसके बाद मुझे फिर उस आदमी का ख्याल आया तो मैं पीछे मुड़ा तो इस बार मैं ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा कांप उठा। दरअसल मैंने देखा कि वहाँ तो कोई था ही नहीं और उस आदमी को वहाँ से गायब होता देखकर मुझे इस बात का यकीन हो गया था कि हमारे साथ जरूर कुछ बुरा हो रहा है। अर्जुन गाड़ी के पास पहुँचा तो मैंने उसे उस आदमी के बारे में बताया। अर्जुन मेरी बात सुनकर हंसते हुए कहने लगा कि ज़रूर आपका कोई वहम होगा, यहाँ कोई आदमी तो छोड़ो, जानवर तक नहीं है और आपको गाड़ी में कोई बैठा दिख रहा है। अर्जुन मेरी बातों को ठीक से समझ ही नहीं पा रहा था, लेकिन मैं इस बात से पूरी तरह से कंफर्म था कि मैंने अभी अभी किसी को अपनी गाड़ी के अंदर बैठे देखा है। अब अर्जुन को भी मेरी बात पर विश्वास नहीं था, लेकिन फिर मैंने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकलने लगा। हिमाचल प्रदेश की लेखगढ़ नाम की वो जगह सच में बहुत ही ज़्यादा वीरान थी। अभी हम वहां से निकलने ही वाले थे कि अचानक से ही मेरी नज़र रास्ते के बीच में खड़े एक आदमी पर गई। वो आदमी हमारी गाड़ी को रुकवाने की कोशिश कर रहा था। फिर कुछ देर तक तो मैं उस आदमी की तरफ देखता रहा, लेकिन फिर मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया और उस आदमी की आंखों में मुझे एक अलग ही डर लग रहा था। हिमाचल की घाटी से निकलते हुए हम उस आदमी के एकदम पास पहुंच गए तो वो आदमी हमारी गाड़ी के सामने हाथ दिखा रहा था, यानी कि वो सिर्फ लिफ्ट ही चाहता था। उसके बाद हमने उस आदमी के सामने अपनी गाड़ी का ब्रेक लगाया और फिर वो आदमी हमारी गाड़ी के अंदर घुस गया। पता नहीं क्यों, लेकिन जैसे उसने गाड़ी में प्रवेश किया तो उस आदमी के अंदर से एक अजीब सी बदबू आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो ये आदमी अभी अभी किसी कचरे के ढेर से बाहर निकल कर आया हो। तभी मैं पीछे मुड़ा तो इस बार मैंने देखा कि उस आदमी का पूरा बदन मिट्टी और धूल से भरा हुआ था और उसके जिस्म से एक अजीब सी गंध निकल रही थी, जैसे कोई गला हुआ मांस सड़ता हो। पहले तो मैंने उस आदमी से कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में मैं उस आदमी की तरफ पलटते बोला, अरे भाई साहब, आप कहाँ से आ रहे हैं? तो उसने बताया कि वो बगल में एक फैक्ट्री में काम करता है। इतना कहने के बाद उस आदमी ने कुछ नहीं बताया और हम दोनों का ध्यान गाड़ी के सामने था। फिर कुछ देर के बाद एक बार फिर मैं पीछे की तरफ पलटते बोला तो इस बार का नज़ारा देखकर तो मेरे पांव तले ज़मीन खिसक गई। हमारी गाड़ी के पीछे का हिस्सा एकदम खाली था और तभी अर्जुन एकदम से कांपने लगा। उसके बदन से पसीने छूटने लगे और जब मैंने अर्जुन की तरफ देखा तो उसने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है। और जब मैं गाड़ी से नीचे उतरा तो मैंने देखा कि ये वही शख्स था जो थोड़ी देर पहले हमारी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था। मैं उस शख्स को देखते ही पूरा अंदर तक हिल गया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस समय जो दृश्य मैं देख रहा हूँ सच में एक हकीकत का हिस्सा है। मैं उस शख्स के पास जाने ही वाला था कि उसकी वो डेड बॉडी अचानक ही हवा में उड़ गई और मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसका वो फूला हुआ शरीर कभी भी मेरे बदन को अपने नीचे दबा सकता था। मैं वहाँ से भागने ही वाला था कि उसने मुझे एक जोरदार टक्कर मार दी और मैं पत्थर से घसीटता हुआ एकदम नीचे गिर पड़ा।
लेकिन अर्जुन के हौसले ने मेरी जिंदगी बचाई और वो जल्दी से वहाँ से भागा और उसने मुझे संभालते हुए गाड़ी के अंदर बैठा दिया और फिर किसी तरह वहाँ से गाड़ी के साथ मुझे भी निकाल ले गया। दोस्तों सच कहूँ तो उस दिन मेरी जिंदगी लगभग खत्म होने ही वाली थी। मेरा सर भी पत्थरों से टकराकर बुरी तरीके से फट चुका था। भगवान का शुक्र था कि उस दिन मैं जिंदा बच गया। और दोस्तों उस दिन के बाद मैं आज तक हिमाचल प्रदेश की तरफ घूमने नहीं गया। कहते हैं रात में उस लेखगढ़ नाम के स्थान पर सिर्फ बुरी शक्तियों का वास रहता है। और अब मुझे नहीं पता कि इसके पीछे कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, लेकिन उस दिन के दृश्य को देखकर मेरा दिल एक ही बात कहता है कि भूत प्रेत कोई काल्पनिक चीज नहीं बल्कि एक हकीकत है जिसे महसूस करने मात्र से ही मेरे बदन में कब कभी छूट जाती है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही।